हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मोलाइसिस, फ्लैसिडिटी और टर्जिडिटी। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ढंग से समझा दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमने डिफ्यूजन पढ़ा था पिछले लेक्चर में और ऑस्मोसिस पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या होता था कि हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर उसका उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो है, इसमें लोअर कंसंट्रेशन से चीज़ें हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर हम एनर्जी देंगे, कुछ एनर्जी देंगे, तब जाकर वो चीज़ें उल्टी होंगी। और एनर्जी देने की वजह से ही इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसका नाम क्यों पड़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट? इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का हम लोग यूज़ करेंगे इसे परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। Active transport is the passage of a substance from its lower to higher concentration through a living cell membrane using energy from the cell। और सेल से एनर्जी लेंगे तब जाकर हमारा ये लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन वहाँ पर लगी हुई होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लिविंग सेल मेम्ब्रेन, तो कोई लिविंग सेल मेम्ब्रेन लेंगे जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल हो या फिर सेमी परमिएबल भी जिसे बोलते हैं हम। So to obtain ions like Na plus and K plus, they are forcibly carried inward from the region of lower concentration to the region of higher concentration with the help of special carrier proteins present in the membrane। अब जो सोडियम आयंस है और पोटेशियम आयंस है, इनका क्या हिसाब है कि ये ना लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ होना है। और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से होगा? इसके जो मेम्ब्रेन लगी हुई होगी बीच में, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी ना, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स हेल्प करेंगे ताकि वो सोडियम आयन को और पोटेशियम आयन को, दोनों को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाए। ठीक है, The active transport is the opposite of diffusion. In active transport, movement is against concentration gradient, whereas in passive transport, movement is towards concentration gradient। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, मैंने क्योंकि आपको बता दिया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अपोजिट है किसके? डिफ्यूजन के अपोजिट है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, उसका जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ठीक है, वेयर एज पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट इज टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर से लोअर की तरफ जो जा रहे थे पहली चीजें, वो चीजें अब उल्टी हो जाएंगी, लोअर से हायर की तरफ जाएंगी, तो ये अगेंस्ट काम करेगा उस फिनोमेना के। लेकिन जो पैसिव कंसंट्रेशन है, पैसिव क्या होता है? पैसिव होता है जहां पर हम लोग एनर्जी का यूज नहीं कर रहे। और एनर्जी का हम लोगों ने कहाँ यूज नहीं करा? एक तो हमने डिफ्यूजन में एनर्जी का यूज नहीं करा और ना हमने ऑस्मोसिस में एनर्जी का यूज करा। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका मतलब ये है कि जो पैसिव वाले जो ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, तो वहां पर क्या होगा? टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होगा। यानी कि वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाएंगी। और अगर मैं बात करूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो वहां पर लोअर टू हायर चीजें जाएंगी। ठीक है, तो उल्टा उल्टा हिसाब होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग टर्जिडिटी के बारे में। तो टर्जिडिटी क्या होता है? टर्जिडिटी होता है किसी भी सेल का फूल जाना। समझ रहे हो? जैसे आप घरों में अपने छोले वगैरह भिगोते हो, पानी में भिगो के रात को भिगो के सो जाते हो, और फिर अगले दिन आपको उसकी सब्जी बनानी होती है, छोले की सब्जी बनानी होती है, तो क्या करना होता है उसमें? फिर वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फूलते हैं क्योंकि वहां पर हमारा टर्जिडिटी वाला फिनोमेना काम करेगा। और वो क्यों काम कर रहा है वहां पर? क्योंकि वहां पर जो पानी है, पानी प्रेजेंट होगा उसके आसपास, और जो पानी को वो फिर सोख लेगा, जो छोले होंगे वो पानी को सोख लेंगे, और जिसकी वजह से उनकी जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगी और वो फूल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे? When a cell is kept in water, it absorbs water through endosmosis and finally reaches a state where it cannot accommodate any more water. The cell is fully stretched and is called turgid and the condition is called turgidity। क्या कहा गया है? कोई सेल है, अगर मैं उसे पानी में रखूंगा, सेल मतलब मान लो मैंने छोले रख दिए, तो उसके बहुत सारे सेल होंगे, मैंने वो पानी में रख दिया, छोले मतलब छोले के दाने मैंने पानी के अंदर रख दिए। अब क्या होगा कि वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। पानी को एब्जॉर्ब करेंगे किस प्रोसेस से करेंगे? एंडोस्मोसिस से करेंगे। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ये वो वाला ऑस्मोसिस होता है जिसके अंदर बाहर का जो सॉल्यूशन है या फिर बाहर का जो सॉल्वेंट है, उसके जो मॉलिक्यूल है वो अंदर आएंगे किसी सेल के। तो एंडोस्मोसिस का मतलब ये हो गया। ठीक है, और वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएगा जहां के बाद वो अब और पानी नहीं ले सकता। ठीक है, तो इट फाइनली
रीचेज अ स्टेट वेयर इट कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर वाटर, ये और पानी उसके अपने अंदर नहीं ले सकता, तो जिस वजह से इसकी जो स्ट्रेच्ड वाले जो एक स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, मान लो पहले जो छोला था उसकी कुछ शेप मान लो कुछ ऐसी थी श्रिंक्ड टाइप की, लेकिन जब मैंने उसे पानी में रख के भिगो दिया ना तो उसके बाद उसकी शेप ना कुछ ऐसे फूल जाएगी बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बाद ये पानी अकोमोडेट अपने अंदर नहीं कर सकता, तो ये इतनी शेप इसकी रह जाएगी, जिसको हम लोग एक तरह से टर्जिड सेल बोल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग टर्जिडिटी बोल देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। एक प्रेशर लगता है जिसका नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो सेल सैप की वजह से लगता है। कहाँ लगता है? सेल वॉल पे लगता है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ टर्जर प्रेशर क्या होता है। अब जैसे ये मान लो मेरे पास कोई सेल थी, इसको मैंने पानी में रखा है, फिर कोई छोले का दाना मैंने इसको पानी में रख लिया। पानी में रखने के बाद अब क्या होगा, ये फूलेगा क्योंकि ये अपने अंदर उसे एब्जॉर्ब कर रहा है पानी को एब्जॉर्ब करते वक्त अब क्या होगा, जो इसके अंदर सेल के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग सेल सैप बोल देते हैं। क्या होता है इसके अंदर? सेल सैप होता है इसके अंदर। अब जो पानी है बाहर और इसके अंदर सेल सैप है, तो सेल सैप क्या काम करेगा, जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना सेल, तो सेल सैप अंदर से एक प्रेशर जनरेट करेगा, और प्रेशर वो किसके ऊपर लगेगा? इसकी वॉल्स के ऊपर लगेगा। वो प्रेशर किसकी वॉल्स के ऊपर? जो ये हमारे पास सेल है, सेल की वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे टर्जर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टर्जर प्रेशर। So, however, the plant cell has a very strong cell wall which reacts to the temperature pressure and exerts pressure on the cell contents. This pressure is called wall pressure. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि अब जब जो प्लांट सेल होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, अगर मैं उसे कंपेयर करूं एक एनिमल सेल से। क्यों होता है वो? क्योंकि अब आप एक चीज देखो, अगर मैं अपना हाथ, अपना मुक्का मैं किसी पेड़ में जाके मार दूं, मारने के बाद क्या होगा, मेरे हाथ को चोट लगेगी, पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन जो पेड़ है, पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पेड़ है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी जो सेल वॉल है वो हमारे सेल से स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होते हैं जो उन्हें बचा लेती है और हमें नुकसान पहुंचता है। तो इसमें क्या हुआ, अब दो सेल की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो फिर वो उल्टा प्रेशर देगी। सेल वॉल जो उल्टा प्रेशर देगी ना सेल की तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल प्रेशर। ठीक है, ये होता है हमारे पास वॉल प्रेशर। अब आते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस हमारा जो सेल होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और वो क्यों होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सिकुड़ना। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो ये सेल थी मेरे पास, सेल के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज बनी हुई होती है हमारे सेल के अंदर, तो ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि ये सिकुड़ेगा, एक तरह से हमारा सेल ही सिकुड़ेगा। और जब सेल सिकुड़ेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से ना पानी बाहर निकल रहा है, विड्रॉल ऑफ वाटर। पानी का बाहर निकलने की वजह से ये सेल जो हमारी सिकुड़ेगी। और क्यों सिकुड़ेगी? क्योंकि अब जो हमारा सेल है वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दिया गया, तो पानी का जो बैलेंस है वो ऐसे होगा कि इसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा, और पानी बाहर निकलने की वजह से सिकुड़ेगा, जिसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोल देते हैं इस फिनोमेना को। When the plasmolized cell is kept in normal water, protoplasm return to its original position and is called deplasmolysis. अब जब इसके अंदर जो है प्लाज्मोलाइसिस हुआ, तो प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद क्या होगा कि अगर मैं उस वो जो सेल का जिसका प्लाज्मोलाइसिस हुआ था उसको मैं वापस से एक नेचुरल पानी के अंदर डाल दूं, मतलब कि एक मैं नॉर्मल पानी जो हमारा होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं उसे डाल दूं, तो पानी के अंदर डालने के बाद क्या होगा कि जो उसका साइटोप्लाज्म था वो अपनी पुरानी वाली स्टेट पे आ जाएगा, पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि फिर से ठीक हो जाएगा, जिसको हम लोग डीप्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। फिर द इनिशियल स्टेज वेयर प्लाज्मोलाइसिस जस्ट स्टार्ट्स इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। को क्या होता है? द इनिशियल स्टेज, एक इनिशियल स्टेज यानी कि मतलब सबसे पहले वाली स्टेज वेयर प्लाज्मोलाइसिस जस्ट स्टार्ट्स इज कॉल्ड इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ये वो वाली स्टेट होती है जब प्लाज्मोलाइसिस शुरू होता है, बिल्कुल बिल्कुल शुरू वाली जो स्टेज होगी ना, उसको हम लोग बोलेंगे इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आते हैं हम लोग फ्लैसिडिटी के ऊपर। तो फ्लैसिडिटी क्या होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले टर्जिडिटी पढ़ा, टर्जिडिटी हमने पढ़ लिया। तो टर्जिडिटी का मतलब क्या था हमारे पास, कि हमारी जो सेल थी वो फूली थी, फूल गई हमारी सेल। लेकिन अब फ्लैसिडिटी जो है, फ्लैसिडिटी का मतलब होता है सेल का सिकुड़ जाना, सेल का फूलने की जगह उसका उल्टा हो जाना। उल्टा कैसे होगा? कि वो सिकुड़ जाएगी।
ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको हम लोग। फ्लैसिडिटी इज द कंडीशन इन विच द सेल कंटेंट इज श्रंकन एंड द सेल इज नो मोर टाइट। अब सेल जो है टाइट नहीं रह पाएगी, मतलब फूली हुई नहीं होगी, अब वो श्रंकन हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इट इज द रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का ये पूरा का पूरा रिवर्स मामला होता है। ठीक है, कैसा मामला होता है? टर्जिडिटी का पूरा रिवर्स मामला होता है ये, इसलिए हम लोग इसको फ्लैसिडिटी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड टर्जिडिटी। अब हमें प्लाज्मोलाइसिस की और टर्जिडिटी की इंपॉर्टेंस बतानी है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस इज यूज्ड टू किल वीड्स इन लॉन्स एंड इन प्रिजर्विंग फूड आइटम्स बाय फिलिंग ऑफ बैक्टीरिया। क्या कहा गया है इसके अंदर कि जो प्लाज्मोलाइसिस है वो जो हमारे खेत वगैरह होते हैं, हमारे लॉन्स वगैरह होते हैं, बगीचे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो वीड्स को मारने के काम आएंगे। वीड्स होते हैं जो हार्मफुल कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारे, जो हमारी खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन चीजों को मारने के हमारे जो प्लाज्मोलाइसिस है ये काम आएगा। प्रिजर्विंग फूड आइटम्स, जो खाने पीने का सामान होता है उन्हें बचाने के भी काम आएगा ये। ठीक है, और अब आते हैं टर्जिडिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन रिजिडिटी इन लीव्स। अब टर्जिडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो लीव्स होती हैं उनकी रिजिडिटी को मेंटेन करने के लिए। रिजिडिटी क्या होता है? उनकी शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। क्या होता है रिजिडिटी का मतलब? मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा रिजिडिटी का मतलब। तो अगर सेल फूला हुआ होगा तो तभी तो मतलब उसकी ठीक ठाक एक शेप बनी हुई होगी। अब अगर मान लो तुम किसी के भी अंदर से जो है तुम उसका सारा अंदर का सारा माल पानी बाहर निकाल दो, सारे उसके ऑर्गन्स बाहर निकाल दो, तो वो एक तरह से एक बिल्कुल एक टाइप का जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो सही सा भी नहीं लगेगा दिखने में भी। तो मतलब उस ख्याल से अगर मैं उस तरह से सोचूं तो इसका मतलब यही है कि टर्जिडिटी का जो रिजिडिटी बनाने का जो सिस्टम है वो यही है कि उसे जो है फुला के रखता है सेल को। फिर टर्जिड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अगर टर्जिड सेल होगी तो ठीक से खड़ी भी हो पाएगी, मैकेनिकल सपोर्ट उसे मिलेगा। फिर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। अब जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स क्या होते हैं? अब देखो जैसे स्टोमेटा होता है हमारे पास, मान लो मेरे पास जो है ये स्टोमेटा है, तो इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, ये जो बीच वाली जो ये चीज है स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं जैसे हम, तो इसके खुलना और उसका बंद होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? टर्जिडिटी के ऊपर। अगर जो टर्जिडिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है, तो उस हिसाब से ये खुलेगा बंद होगा, कम होगी उस हिसाब से खुलेगा बंद होगा, तो उस ये सारी चीजें यहाँ पे काम आएंगी। और अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि टर्जर प्रेशर हेल्प्स रूट टू क्रैक द हार्ड ग्राउंड। अब जो टर्जर प्रेशर होता है, हमने ऊपर टर्जर प्रेशर पढ़ा था, तो वो हमारी रूट्स को हेल्प करता है ताकि वो एक जो नीचे हार्ड वाले जो सरफेस होता है ना हमारी पृथ्वी का, हमारे अर्थ का, हमारे ग्राउंड का, तो उसको वो नीचे तक और रूट्स को नीचे तक ले जाने में वो टर्जर प्रेशर काम करेगा। In some plants, the movement of plant organs are caused due to the change in turgor pressure. For example, the drooping of leaves of touch-me-not plant Mimosa pudica on touching them with finger is due to the loss of turgor pressure at the base of the leaflets called pulvinus. इसके अंदर क्या कहा गया हमें कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका मूवमेंट, उनके कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हमारे ये हो गए हाथ पैर, ये सब चीजें हमारे जो अंग होते हैं शरीर के वो ऑर्गन्स होते हैं, ऐसी प्लांट के अंदर भी कुछ उसके ऑर्गन्स होते हैं। तो प्लांट के जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं क्या होते हैं वो, जैसे उनकी लीफ हो गई और उसके फ्लावर हो गए, उसके फ्रूट्स हो गए, उसकी रूट्स हो गई, ये सब चीजें उसकी जो है एक तरीके उसके ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के। तो उसके कुछ मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके कुछ ऑर्गन्स कुछ मूवमेंट करते हैं टर्जर प्रेशर की वजह से। अब क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिमोसा प्यूडिका नाम का एक प्लांट होता है, किस नाम का? मिमोसा प्यूडिका। और इसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका नाम होता है हिंदी में छुई मुई का पेड़। छुई मुई का पेड़ इसका नाम होता है। वो क्या होता है, अगर मैं उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी उंगली टच भी कर दूं ना तो उसकी जो पत्तियां वो मुरझा जाती हैं। तो क्या यहाँ पे वर्ड यूज करा इन्होंने? यहाँ पर इन्होंने यूज करा ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स हो जाती है वहां पर, जो पत्तियां वो मुरझा जाती हैं। वो इसलिए मुरझाते हैं क्योंकि उस टाइम पे ना वहां पे अगर मैं उस पे उंगली लगाऊंगा तो उसका टर्जर प्रेशर गिर जाएगा। गिरने की वजह से उसे एक रिजिडनेस नहीं मिल पाएगी, उसे रिजिडिटी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा और वो इसलिए झुक जाएगी पत्तियां। इसका पीछे का मेन कारण यही है। ठीक है, सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा जो मैंने समझाया सब बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चले जाना अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, और कमेंट कर देना अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना।